चैप्टर 9 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो था अपवर्तनांक, है ना। कि अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है। तो अपवर्तन अपवर्तनांक हम लोग देख चुके हैं, है ना। दोनों टॉपिक हम लोगों के क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपके बुक में दिया हुआ है अपवर्तन के उदाहरण। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर से आता है। तो प्रोबेबिलिटी पूरी है कि आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन मिले इस टॉपिक में से। तो देखो, अपवर्तन के प्रकृति के अंदर कौन से 3 उदाहरण है। तो सबसे पहला है कि सूर्योदय से कुछ समय पहले और तथा सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य दिखाई देता है। यानी जब सूर्य उदय होता है, जितना वो जो उसकी टाइमिंग होती है उससे 2 मिनट पहले ही हमें नजर आने लग जाता है। और जब वो अस्त हो जाता है, जब वो सूरज डूब जाता है, उसके 2 मिनट बाद तक भी हमको क्या होता रहता है, नजर आता रहता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा कि क्यों जो सूर्य है वो सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक नजर आता है। तो फर्स्ट आंसर रीजन जो है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बाद में है, लेकिन रीजन क्या है, अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब जो प्रकाश के कलर है उनका बिखर जाना। तो ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, उदाहरणों के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, कि सूर्योदय से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक हमें सूरज क्यों दिखाई देता है। तो उसका रीजन जो है, उसका रीजन बेटा क्या है, उसका रीजन है हमारे पास कि देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर आपको पता है गैसों का आवरण है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, और उसके ऊपर बहिर्मंडल है कि नहीं है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जो पृथ्वी के पास की जो ये परतें हैं, जैसे क्षोभ मंडल है तो उसका घनत्व ज्यादा होगा। फिर समताप मंडल है, उसका घनत्व जो क्षोभ मंडल से थोड़ा कम होगा। तो हम जैसे जैसे मतलब नीचे अगर आते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है, और पृथ्वी की तरफ से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो घनत्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब सबसे कम घनत्व आयन मंडल के बाहर कौन सा होता है, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में घनत्व सबसे कम होगा, फिर आयन मंडल में घनत्व होगा, फिर इससे ज्यादा मध्य मंडल में होगा, फिर उसके बाद संताप मंडल में होगा घनत्व, और फिर क्षोभ मंडल के अंदर क्या होगा, घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है। तो अब घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, देखो, सूर्य यानी घनत्व ज्यादा है, मतलब जिसका घनत्व कम है वो कैसी है, विरल। ठीक है। और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो कैसी होगी, सघन। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दो लेयर की, सबसे पहले आयन मंडल की, और फिर है किसकी, मध्य मंडल की। आयन मंडल और मध्य मंडल। आयन मंडल का घनत्व क्या होगा, सबसे कम है ना, तो कम होगा। इसका घनत्व क्या होगा, मध्य मंडल का ज्यादा होगा, है ना। अब इसके बीच में देखो, इसका ज्यादा है, इसका आयन मंडल का कम है, इसका ज्यादा है, कम वाला क्या होता है, विरल। मतलब ये विरल है, और ये क्या है, सघन। तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो क्या होगी, आपको पता है हमारे पास दो रूल है, कि प्रकाश की किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की क्या हो जाती है, पास आ जाती है ना, अभिलंब के पास आ जाती है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश की किरण आई, ठीक है, आयन मंडल से कहाँ जाएगी, ये आयन मंडल से जाएगी मध्य मंडल में, यानी विरल से कहाँ जाएगी, सघन में। तो जैसे देखो, अगर मैं इसको आपको समझाती हूँ, वापस में डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि ये प्रकाश की किरण है, आई, ठीक है, उसके बाद ये अपवर्तित होगी, मतलब उसी माध्यम में आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो ये अगर मान लो मैंने यहाँ अभिलंब डाला है, तो क्योंकि ये विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, ये विरल है और ये सघन, तो ये जाना इसको कैसे था, ऐसे था, पर ये क्या हो जाएगी, अभिलंब के पास आ जाएगी। फिर यहाँ आ गई, है ना, जाना ऐसे था लेकिन कहाँ आ गई, अभिलंब के पास आ गई। फिर दूसरा है आपका मध्य मंडल और समताप मंडल। तो अब इन दोनों में से ये क्या है, कम सघन है, मतलब ये विरल हो गया, और ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा सघन है, तो ये कैसा हो गया, सघन हो गया। मतलब यहाँ पर ये विरल हो गया और ये सघन हो गया, समताप मंडल का घनत्व ज्यादा है इसलिए। अब फिर से ये इसके कंपैरिजन में ये विरल है और ये सघन है, तो अब वापस किस में जा रही है, विरल माध्यम से सघन में जा रही है, तो ये फिर से क्या हो जाएगी, जानी ऐसे थी लेकिन अभिलंब के पास आ जाएगी। तो मतलब इसका क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अभिलंब के पास आती जा रही है, मतलब झुक रही है। जो ओरिजिनल ये जानी थी जैसे वो नहीं जा रही, और अभिलंब के पास क्या हो रही है, झुक रही है। इसकी वजह से हमें क्या होता है, जो
सूर्योदय है उससे पहले क्या होता है, मतलब ये जो सूर्य है उसका क्षितिज ये होता है, लेकिन ये झुकने की वजह से जो क्षितिज पे आने से पहले ही हमें क्या हो जाता है, सूर्य नजर आने लग जाता है। आ रही बात समझ में? और उसके बाद जो है डूबने के बाद भी 2 मिनट तक हमको क्या करता है, दिखता रहता है। क्यों? क्योंकि घनत्व के अंतर के कारण। घनत्व बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे आप अगर देखते हो, आप लोगों ने कभी सोचा है कि पानी जब गर्म होता है ना, तो जो बाष्प है वो ऊपर ही क्यों उठती है, नीचे क्यों नहीं जाती भैया? है ना? तो उसका रीजन ये है कि जो ऊपर उठने वाली भाप है उसका जो घनत्व है वो क्या है, कम होता है, और जो नीचे आती है उनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। ये चीज है। तो घनत्व बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अदर थिंग्स जो पर्यावरणीय एक्टिविटी है उनमें भी। तो आई होप कि आपको पहला एग्जाम्पल क्या हो गया, समझ में आ गया। फिर अब दूसरे की बात करते हैं। ये मैं मिटा रही हूँ, है ना, क्योंकि जगह चाहिए मुझे लिखने के लिए। अब दूसरा आपका आपका है पर्यावरण के अंदर जो अपवर्तन का उदाहरण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये देखना क्या है, पूर्ण आंतरिक, और यहाँ एग्जाम्पल अपवर्तन का है लेकिन नाम परावर्तन का आ रहा है। अपवर्तन में तो क्या होती है, किरण उसी माध्यम में सघन से क्या होती है, विरल माध्यम में जाती है ना, लेकिन वापस लौट कर उसी माध्यम में नहीं आती। पर परावर्तन में क्या होता है, टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट कर क्या होती है, आ जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही कुछ होने वाला है। देखो क्या होता है इसके अंदर। सबसे चीज पहली ध्यान रखो कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहा जाती है, विरल में। किधर से किधर जाएगी, सघन से विरल में जाती है। तो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब के पास आएगी या दूर जाएगी, अभिलंब के पास, अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब से कैसे जाएगी, दूर। फर्स्ट थिंग, अभिलंब से दूर जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे ये हमारे पानी की सतह है, ये हमारी क्या है बेटा, पानी की सतह है, ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई है कि जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी सघन माध्यम से। सघन मान लो क्या है, पानी, और यहाँ है वायु। तो इस सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम के अंदर जा रही है। वायु कैसा है, विरल माध्यम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे फर्स्ट कंडीशन है, ये पानी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, और ये हो गया हमारी वायु, ठीक है। तो अब प्रकाश की किरण जा रही है, आई, ये इधर से ये प्रकाश की किरण आई, है ना, आई। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभिलंब ड्रॉ कर रहे हैं, पृष्ठ पे करते हैं ना, दोनों माध्यम के पृष्ठ पर अभिलंब ड्रॉ किया हमने इस तरीके से, है ना, ये ड्रॉ किया। तो अब ये जो प्रकाश की किरण है वो क्या करेगी, इस सघन माध्यम से किसमें जा रही है, विरल माध्यम में, तो क्या होगी, अभिलंब से दूर होगी। यानी जाना इसको ऐसे था लेकिन ये कहाँ गई, ऐसे चली गई, ठीक है। जाना इसको ऐसे था लेकिन ये क्या हो गई, दूर हो गई। ये एंगल आई है और ये एंगल आर बन जाता है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होगी। फिर सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, इस, ये देखो, ये आपतित किरण है बेटा, ये है हमारी आपतित किरण, और ये जो जा रही है वो क्या हो गई, अपवर्तित किरण। और ये जो कोण बनेगा ये क्या होता है, आपतित कोण। किसके बीच में, ये अभिलंब के बीच में, ये अभिलंब है, ये सीधी लाइन जो है वो क्या है, अभिलंब है। ये किरण जो आ रही है और इस यहाँ पर टकरा रही है इस पृष्ठ पर, ये आपतित किरण है। इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बनता है ये आई, यानी ये आपतित कोण होता है। और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच में बनने वाला कोण क्या होता है, हमारा अपवर्तन कोण। समझ में आ गया? तो ये होता है कि हम लोग जब भी क्या करेंगे, आपतित किरण जो जाएगी कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से थोड़ा क्या हो जाएगी, दूर, ठीक है, अभिलंब से दूर।
फिर उसके बाद सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में हमने क्या किया, इस आपतन कोण का मान क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब ये पहले था 60, अभी हमने इसको क्या कर दिया, और अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब ऐसे कर दिया, सपोज इतना, इसको क्या कर दिया, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया। ये ठीक है, इधर कम था, इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा और ज्यादा करो ताकि आपको दिख जाए ठीक से। ये मैंने इसको बढ़ा दिया है ना। तो आपतन का कोण का मान, आपतन कोण क्या है, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई आपकी, है ना। और ये हो गया आपका अभिलंब। ठीक है, तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण है वो आई। तो सेकंड, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, इस आपतित किरण का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब आने वाली किरण जो है वो क्या है, जानी कैसे चाहिए, ऐसे यहां से जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि जब भी हम प्रकाश की किरण को कहाँ भेजते हैं, सघन से विरल में, तो ये और क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर, और इतनी दूर हो जाती है कि ये जो पृष्ठ है ना, पानी की जो सतह है, उसके ऊपर ये अपवर्तित किरण क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो, यानी मैंने आपतित की यानी ये जो आपतन कोण है उसको बढ़ा दिया, है ना। आपतन कोण यहाँ पे 60 था, तो मैंने सपोज करो इसको कितना कर दिया, 80 कर दिया, है ना। तो इसको कोण बढ़ा, तो ये यहाँ जानी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हमको पता है कि जब भी हम प्रकाश की किरण को अगर सघन माध्यम से विरल में भेजते हैं तो ये अभिलंब से दूर होती है, तो ये यहाँ इतने एंगल पे नहीं जाएगी, 80 पे नहीं जाएगी, ये और अधिक क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो अब ये जो क्या करती है, ये इतना झुक जाती है कि ये जो जल की सतह है ना हमारा, ये जो पृष्ठ, उसके ऊपर ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। ठीक है, और जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसको हम एक विशेष कोण कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, यानी जो अपवर्तित किरण होती है वो दोनों माध्यमों के बीच जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ सतह पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बताती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण कब बनता है, जब आपतित किरण से बनने वाला जो आपतन कोण है उसका मान हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये सेकंड सिचुएशन हो गई। ठीक है, फिर आता है थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्या होता है, हम अभी सेकंड को पढ़ रहे हैं बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की थर्ड सिचुएशन को। अगर किताब के अंदर उठा के डायग्राम देखते हो तो दिख रहा है सीधा सीधा। अभी मैंने क्या किया, तो यदि प्रकाश की किरणों के अपवर्तन कोण को और बढ़ा दिया, मैं क्या कर रही हूँ, इस कोण को और ज्यादा बढ़ा देती हूँ, यानी ये अभिलंब हो गया। अब इस कोण को मैंने यहाँ पर, ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब है हमारा, ये अभिलंब है। ठीक है, ये क्या होगी, आपतित किरण हो गई। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस कोण का मान जो है और अधिक बढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये आपतित कोण जो है उसको मैंने और अधिक बढ़ा दिया। तो अब ये जो किरण यहाँ पर तो समकोण पे आ गई थी, क्रांतिक कोण यहाँ तक तो समकोण पे बना ही लिया, है ना। तो अब क्या करेगी, इस कोण का मान यानी ये अभिलंब से इसका मैंने और बढ़ा दिया। मतलब मैंने इसको कितना कर दिया, सपोज करो मैंने इसको कर दिया 85, 95, सॉरी 95 नहीं होगा, सपोज 85 के समथिंग कर दिया, 90 करूंगी तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। तो 85 डिग्री मैंने इसको कर दिया है ना। तो अब ये जो अपवर्तित किरण है वो क्या होगी, 85 पे नहीं होगी, 85 डिग्री पे जो है विक्षेपित नहीं होगी, ये क्या होगी, वापस इसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, यानी जो अपवर्तित किरण है वो वायु में नहीं जाएगी, और कहाँ चली जाएगी, वायु में नहीं जा रही है। ठीक है, और ये वापस आकर कहाँ हो जाएगी, उसी पानी के अंदर वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अपवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में, प्रकाश की किरण का आना क्या कहलाता है, परावर्तन। तो ये अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, सेम उसी जल के अंदर। आ गई बात समझ में। तो जल के अंदर क्या होना, इस आपतित किरण का वापस क्या होना, जो है परावर्तित हो जाना, वो क्रिया क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी पूरी तरह से इस किरण का कहाँ परिवर्तन, वापस परावर्तन हो गया है, उसी माध्यम के अंदर परावर्तन हो गया है। आई होप कि आपको क्या है, समझ में आ गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज होती है। समझ में आया क्या हुआ बेटा, फर्स्ट एंगल में हमने
देखा कि जब हम आपतित किरण डालते हैं, उस आपतित किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि सघन माध्यम से जब भी विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये अभिलंब जहां से ये जानी चाहिए थी वहां नहीं जा रही और ये अभिलंब से थोड़ा दूर खिसक जाती है। यानी इसका आपतन कोण का और अपवर्तन कोण का मान अलग अलग आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस आपतित किरण के द्वारा जो आपतन कोण आ रहा है उसका मान हमने और बढ़ा दिया, पहले 60 था अभी 80 कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसा करने पर ये यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, कितना एंगल बनना चाहिए, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर होता है, हमको पता है। तो अगर ये 80 है तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए 80। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो दूर इतना होती है कि ये जो पृष्ठ है उस पर ये अपवर्तित किरण क्या कर लेती है, अपवर्तित, ये अपवर्तित किरण इस अभिलंब से 90 डिग्री का एंगल बना लेती है। तो इस कोण को जो बनता है 90 डिग्री का एंगल, उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर हमने इस आई का मान यानी आपतन कोण का मान और अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब ये जो हमारी अपवर्तित किरण है ये वापस जल में लौट कर आ जाएगी। तो इस क्रिया को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो प्रकाश तंतु के द्वारा संचार किया जाता है, यानी जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें इसी विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, हालांकि नोट्स के क्वेश्चन में मैंने दिया है इसको कि जो ऑप्टिकल फाइबर से जो कम्युनिकेशन या संचार होता है ना प्रकाश तंतुओं से, उसमें कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो उसमें जो काम में ली जाती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन विधि को काम में लिया जाता है। फिर आता है अपवर्तन का हमारे पास तीसरा उदाहरण बेटा, लास्ट उदाहरण है जो कि है वर्ण विक्षेपण। देखो क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। डेफिनेशन, वर्ण यानी क्या होता है, कलर, विक्षेपण यानी फैलना, अलग अलग होना, है ना। तो यहाँ पर जो कलर है उसके यानी प्रकाश के जो रंग है वो अलग अलग हो जाते हैं, वो अलग अलग फैल जाते हैं। नाम अगर समझते हो तो वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश के रंगों का क्या करना, बिखर जाना। आ रही बात समझ में। देखो प्रकाश जो है हमें कैसा दिखता है बेटा, श्वेत कलर का दिखता है, या हम बोले कि सफेद कलर का दिखता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा दृश्य प्रकाश है जिसको हम देख पाते हैं उसके अंदर दृश्य प्रकाश में एक्चुअली वो जो है क्योंकि प्रकाश जो होता है बेटा वो होता है, किससे बना होता है, विद्युत चुंबकीय किरणों से बना होता है। विद्युत चुंबकीय किरणें किरणें हैं, आपको पता है किरणें जब भी या जो भी किरणें गमन करती है तो इस तरह से गमन करती है ना, तो इन दो जो उभार होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसको हम लेमडा या क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य की जो किरणें होती है उनसे मिलकर हमारे को दृश्य प्रकाश का क्या होता है, निर्माण होता है। अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उनसे मिलकर हमारा दृश्य प्रकाश क्या होता है, बनता है, जिसको हम श्वेत कलर के रूप में क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इस श्वेत कलर में कौन कौन से तरंग दैर्घ्य वाली जो है वो किरणें होती है, तो वी ग्योर, ये 7 कलर होते हैं। ठीक है, रेड, है ना, या बोले कि लाल, नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, ब्लू यानी नीला। फिर आता है क्या होता है जो है वॉयलेट यानी बैंगनी, बैंगनी, और ये हो गया इंडिगो यानी जामुनी। ठीक है, तो इन 7 कलर की जो तरंगें होती है उनसे मिलकर जो हमारा ये जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, बनता है। यानी प्रकाश जो है इन सातों कलर का क्या है, मिक्सअप है ना। इन सातों कलर से मिक्स होकर क्या है, प्रकाश जो है वो क्या है, बनना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे वर्ण विक्षेपण का क्या मतलब होता है, वर्ण विक्षेपण का मतलब है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। वर्ण विक्षेपण यानी जैसे कि ये प्रिज्म है
है ना, ये प्रिज्म है इस तरह से कांच का बना हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर ये प्रकाश की किरण आई, सपोज ये श्वेत कलर की होती है, आपको पता है 7 कलर जो होते हैं उनसे मिक्स बन के कौन सा कलर बन जाता है, श्वेत कलर बन जाता है। तो जब ये प्रिज्म में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, विक्षेपित होती है। ये इस तरह से 7 कलर की किरणों के अंदर ये विक्षेपित हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मान लो, ठीक है। ठीक, ये अलग-अलग कलर जो होते हैं हमको अलग-अलग क्या होने लग जाते हैं, नज़र आने लग जाते हैं। सबसे ऊपर जो आता है वो लाल आता है, ठीक है? यानी ये हो जाएगा R O G B I 1 2 3 4 5 6 क्या चूक गया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 R O Y चूक गया ना? Y तो उसके बाद G फिर B फिर I और B, यानी बैंगनी सबसे नीचे होता है और लाल सबसे क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर ये कलरों को हम किसके ऊपर लेते हैं, पर्दे के ऊपर प्राप्त कर लेते हैं ये सातों कलर, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। पर्दों के ऊपर ये 7 कलर जो नजर आते हैं, है ना, विक्षेपित होने के बाद उससे जो चित्र बनता है पर्दे के ऊपर, यानी श्वेत सफेद पर्दा ले लो और उसके ऊपर जो कलर हमको 7 कलर का, 7 कलर की ये जो पट्टियां दिखाई देती है ना अलग अलग कलर की, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब कहने का ये कि जब हम प्रिज्म से प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम से जा रही है। जाने के बाद ये अपवर्तित हो जाती है और अपवर्तित होने के बाद ये 7 अलग अलग कलर के अंदर क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। अब इन यहाँ पर मान लो मैंने पर्दा लगाया तो इस पर्दे पे यहाँ लाल कलर की पट्टी नजर आएगी, यहाँ ऑरेंज कलर की, यहाँ येलो कलर की, यहाँ ग्रीन, यहाँ ब्लू, यहाँ इंडिको और यहाँ वॉयलेट, तो 7 कलर की पट्टियां नजर आएगी। तो ये जो पूरी पट्टियां बनती है, इन पट्टियों को हम क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम कह देते हैं। समझ में आ गया? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो ये क्रिया जो हो रही है 7 कलर में विभक्त होना, ये क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो वर्ण विक्षेपण जो है इस तरह से होता है। तो सबसे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग जो है वो कम विक्षेपित हुई है। सबसे कम विक्षेपित कौन हुई है, लाल, है ना। तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सर्वाधिक, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है। तो इसका जो है विचलन जो होता है वो सबसे कम होता है। यानी ये सबसे कम अपवर्तित हुई है, सबसे कम इसका विचलन हुआ है। और सबसे ज्यादा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी का, ठीक है। तो ये सबसे अधिक विचलित हुई है, यानी तभी तो सबसे नीचे आई है ना। तो ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा विचलित कौन सा कलर होता है, तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य, और सबसे कम जो है सब सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जिसकी होगी वो उसका विचलन सबसे कम होगा। आ रही बात समझ में? जिसमें धैर्य ज्यादा होता है वो कम विचलित होता है, यानी बाहर की एक्टिविटी जिसमें धैर्य है वो समस्याओं में विचलित नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का, सबसे ऊपर है, यानी इसकी इसकी जो तरंग है सबसे कम मुड़ी है। विचलित होने का मतलब मुड़ना, तो सबसे कम किसकी मुड़ी है, रेड की। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है, बैंगनी की, इसीलिए सबसे ज्यादा विचलित हुई है ना। तो सबसे पहले आ रहा है ना, इसलिए ये विचलन भी सबसे ज्यादा करता है, नीचे की ओर आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, जो है वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। फिर उसके बाद है जैसे कि आप लोग देखते हो 7 कलर कहाँ नजर आते हैं प्रकृति के अंदर, इंद्रधनुष के अंदर नजर आते हैं। तो इंद्रधनुष जो है बेटा उसके अंदर परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों ही चीजें जो है वो क्या होती है, आपको मिलती है ना। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ये सारी क्रियाएं जो होती है वो इंद्रधनुष के अंदर होती है। इंद्रधनुष 2 तरीके के होते हैं, प्राथमिक होते हैं और क्या होता है, द्वितीय होता है। द्वितीय इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर अपवर्तन 2 बार होता है और परावर्तन 1 बार होता है। आगे बात समझ में? लाल जो कलर है वो सबसे बाहर होता है। अगर प्राथमिक इंद्रधनुष आप देख रहे हो ना, तो उसके अंदर लाल कलर क्या होगा, सबसे बाहर की ओर होगा,
यानी इधर सबसे बाहर होगा, ठीक है, और बैंगनी जो होगा वो सबसे अंदर की ओर होगा। और द्वितीय अगर आप देखोगे तो द्वितीय के अंदर यहाँ द्वितीय प्रकार का जो इंद्रधनुष देखोगे तो यहाँ पर बाहर ही बाहर क्या होगा, बैंगनी, और अंदर की ओर क्या होगा, लाल होगा। तो इस तरह से दो तरीके के इंद्रधनुष, हमने तो सोचा ही नहीं था कि इंद्रधनुष भी दो तरीके के होते हैं। इंद्रधनुष को आप देखते हो, सूरज आपके पीछे होना चाहिए, सामने आपके इंद्रधनुष बनता है। अगर बाहर ही बाहर बैंगनी कलर है, दैट मीन्स वह द्वितीय प्रकार का क्या है, इंद्रधनुष है। और अंदर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ बैंगनी है, दैट मीन्स क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष बन रहा है। समझ में आ गया? तो ये आपके क्या हो गए, अपवर्तन के उदाहरण। यहाँ पर अपवर्तन आपका कंप्लीट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक शुरू होगा आपका, गोलीय लेंस से अपवर्तन।